So today we'll be starting with the revision of light chapter. लाइट चैप्टर की रिवीजन से फटाफट से शुरू करते हैं। लाइट के अंदर सबसे पहले फॉर्मूले देखते हैं। फॉर्मूले में पहला है हमारा मिरर फॉर्मूला। पहला क्या है हमारा मिरर फॉर्मूला। वो क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u वेयर f इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, v इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, ठीक है, और वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, u is the object distance और the position of the object। क्लियर है इतना कि ऑब्जेक्ट इतने में प्लेस हुआ है तो वो क्या है आपका u दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट है लेंस फॉर्मूला। प्लीज ये गलती अवॉइड करना पेपर में कि आप लेंस में मिरर का फॉर्मूला लगा रहे हैं और मिरर में लेंस का फॉर्मूला, क्योंकि मैंने आपके जितने भी एंड में टेस्ट देखे हैं उसमें आपने ऐसी ही सिली मिस्टेक्स कर दी हैं कि मिरर में लेंस का फॉर्मूला लगा दिया, लेंस में मिरर का फॉर्मूला लगा दिया। मुझे पता है कि तुम्हें आता है, बट थोड़ी सी अटेंशन के साथ इस चीज को करके आना पेपर में। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। एक में प्लस है एक में माइनस है, याद कैसे रखना है। आपने पहले मिरर्स पढ़े हैं, प्लस चीज पहले पढ़ी है, बाद में माइनस चीज पढ़ी है। पहले क्या पढ़ा है, प्लस करना सीखा है, फिर आपने क्या सीखा है, माइनस करना। तो प्लस वाला इज मिरर फॉर्मूला, माइनस वाला इज लेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन, जो तुम्हें भूल जाती है बार बार, ठीक है। तुम लोग फटाफट से साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। यू तो हमेशा नेगेटिव लेना ही लेना है। ये मेरे कहने के बावजूद आप लोगों ने टेस्ट में ऐसा किया कि यू ही नेगेटिव नहीं लिया, ऐसी सिली मिस्टेक करके आए। यू हमेशा कुछ भी हो, आंधी आए तूफान आए, कोई भी क्वेश्चन जेई लेवल का भी आ जाए आपको इस टाइम पे, तो आपके लिए यू की वैल्यू हमेशा हमेशा क्या रहने वाली है, नेगेटिव। अब फोकल लेंथ की बात सीखना। फोकल लेंथ, तुम्हें कनकेव मिरर गिवन है, तुम्हें कनकेव लेंस गिवन है, कुछ भी कनकेव गिवन है तो वो हमेशा नेगेटिव फोकल लेंथ ही लेकर आता है। आई बात समझ। तुमने नहीं सोचना कि मिरर का क्वेश्चन है या लेंस का क्वेश्चन है, तुमने यूं हमेशा नेगेटिव लेना है। कनकेव मिरर गिवन है, कनकेव लेंस गिवन है, दोनों में ही फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। और कन्वेक्स में हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्लियर है, कोई दिक्कत, पक्का। v की बात कर लेते हैं। v होता है आपका क्या, इमेज डिस्टेंस या फिर पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है बच्चे। अगर जो इमेज है वो सेम साइड ऑफ द मिरर पे बन गई है तो उस केस में v की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव। सोचो ये मेरा मिरर है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये मेरा मिरर है, मेरा यहाँ पे ही ऑब्जेक्ट होता है हमेशा, है ना। तो अगर सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम साइड ऑफ द मिरर पे बन गई है इमेज, तो उस केस में क्या होती है, हम लोग की v की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा v के लिए। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि v की वैल्यू नेगेटिव वर्चुअल इरेक्ट के केस में होती है और पॉजिटिव रियल इन्वर्टेड के केस में। इसके रे डायग्राम्स करके जाने हैं बहुत अच्छे से, एक बार हाथ से निकाल के जाना। रे डायग्राम्स पेंसिल यूज करनी है आपको, बिल्कुल भी पेन यूज करने की गलती मत करना रे डायग्राम्स में, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती होगी, थोड़ा सा भी अनटाइडी हो गया, टीचर के लिए भी टीडियस जॉब है चेक करना, आपके लिए भी काटा पीटी करोगे उतना ही अनटाइडी पेपर होगा, आपके लिए भी उतनी मुश्किल है उस चीज को करेक्ट करना बार बार, ठीक है। पेन इरेज नहीं हो सकता क्योंकि, ठीक है। तो एक बार इसको रिवाइज करें, ये सारा याद हो तुम लोग को। एक बार मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन जो होती है वो क्या होती है, HI/HO। ये मिरर लेंस दोनों के लिए है फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज सेम फॉर मिरर एंड लेंसेज, ठीक है, दोनों के लिए। अब एक और फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू v/u। ये किसके लिए, फॉर लेंस की, मिरर जल्दी बोलो, एंड m इज इक्वल्स टू माइनस v/u फॉर मिरर्स, ठीक है। कोई दिक्कत। कई बार आपको क्या करना पड़ता है, v/u इज इक्वल्स टू HI/HO या फिर माइनस v/u इज इक्वल्स टू HI/HO, ऐसा भी करना पड़ जाता है। वो तब केस होता है जब आपको फोकल लेंथ का कोई लेना देना गिवन ही नहीं होता, आपको साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ बताना पड़ जाता है इन रिगार्ड टू पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेजेस, ठीक है। इतनी बात समझ आई। कुछ बात कर लेते हैं। m अगर 1 है, इसका मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज बिल्कुल सेम है, द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर ऑफ सेम साइज। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है
तो इसका मतलब इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? अब बात करते हैं पावर की। पावर जो है वो पॉजिटिव किसके लिए होगी? फॉर कन्वेक्स लेंस, नेगेटिव होगी फॉर कनकेव लेंस। ये मैंने आपको क्यों बताया है वो भी मैं बताती हूँ, क्योंकि आपके साथ मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जो पेपर में आ रहे हैं, उसमें क्या होता है आपको दो लेंस जो है वो कंबाइन कर दिए जाते हैं, उनकी कंबाइंड पावर पूछता है वो। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला एक कनकेव लेंस है और एक कन्वेक्स लेंस है, एक की पावर 10 डायोप्टर है और दूसरी की पावर जो है वो भी 10 डायोप्टर चल रही है। अब आप लोग क्या करते हो, दोनों को ही पॉजिटिव लेते हो, 10 डायोप्टर प्लस 10 डायोप्टर, और वो दोनों क्या हो जाते हैं 20 डायोप्टर, आप आंसर लिखते हो। ये देखे बिना कि एक को मैंने कनकेव लेना है और एक को कन्वेक्स लेना है। कनकेव की जो वैल्यू है फॉर पावर इट इज ऑल्सो नेगेटिव, क्योंकि फोकल लेंथ भी क्या होती है? नेगेटिव होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा, एक बात करते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर, अमाउंट ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। मेरे पास दो लेंस गिवन थे उस क्वेश्चन के अंदर। वो लेंस में फोकल लेंथ एक में 20 थी सेंटीमीटर और एक में फोकल लेंथ जो थी वो 10 सेंटीमीटर थी। ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन भी। एक में फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, एक में फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और पूछा है इन दोनों में से किसकी ज्यादा कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस रहेगी, कौन ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज कर पाएगा। अब ये क्वेश्चन आप कैसे समझोगे? कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस जो है वो पावर के रिगार्ड में समझी जा सकती है। जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है उसकी पावर क्या है? पावर का फॉर्मूला क्या है? सेंटीमीटर में कि मीटर में? मीटर में। चलो ये जब क्वेश्चन आएगा ना तुम्हें कभी करवाते तुम लोग को लिखवाई तुम्हें ये क्वेश्चंस नहीं करवाया ना मैंने अभी, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस वाले करवाए हैं। सेंटीमीटर में 100 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हें पूरा लिखवाते। चलो एक बार पहले फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। ये फॉर्मूले तुम्हें इतने समझ आ गए? कोई दिक्कत यहाँ तक? एक बार ये फॉर्मूले साइड से ठीक है। लाइट के फॉर्मूले का फटाफट से क्विक सा रिव्यू लेते हैं। पहला है मिरर फॉर्मूला। मिरर दिखा आपको, ये फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा मैक्सिमम केसेस के अंदर। 1/f = 1/v + 1/u। इस केस के अंदर याद रखना मिरर्स पहले पढ़े हैं इसलिए प्लस वाला साइन बीच में डाला हुआ है हम लोगों ने। नेक्स्ट है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला इज 1/f = 1/v - 1/u। लेंस बाद में पढ़े थे इसलिए नेगेटिव का यहाँ पे साइन लगा दिया है मैंने। ये याद करने का तरीका बताया कि मिरर में प्लस लेंस में माइनस लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है आप लोग का साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में याद रखना, तुम्हें साइन कन्वेंशन से भी एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं, ये ध्यान रखना अपना। तुम्हें बोल देंगे कि फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की क्या वैल्यूज रहेंगी फॉर अ कनकेव मिरर या फिर कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तुम्हें कुछ किसी तरीके से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हें साइन कन्वेंशन भी है क्योंकि ऐसा आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, यू की वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव। एफ चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कनकेव लेंस हो, आपकी हमेशा फोकल लेंथ की वैल्यू इज नेगेटिव। चाहे कन्वेक्स लेंस हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, एफ की वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव एंड सेम इज फॉर दी पावर। कनकेव की पावर भी नेगेटिव, कनकेव की फोकल लेंथ भी नेगेटिव और कनकेव का यू भी नेगेटिव। कनकेव का यू भी नेगेटिव है, कनकेव की पावर भी नेगेटिव है, कनकेव की फोकल लेंथ भी नेगेटिव है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो। पावर के मिरर्स के अंदर हो सकती है पावर, मिरर का फॉर्म उसका कॉन्सेप्ट नहीं है, लेंसेज का फॉर्म कॉन्सेप्ट है। आई बात समझ? तो पावर आपको लेंस में निकालनी आती है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है इतना? ये हम लोगों ने इसकी बात कर ली है। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला HI/HO, ये दोनों में सेम रहता है, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंसेज हो। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू V/U, ये लेंस के लिए है, एंड माइनस V/U मिरर के लिए है। ये कैसे याद रखोगे? मिरर के फॉर्मूले में तुम प्लस लिखते हो तो मैग्निफिकेशन में माइनस लिखना। आई रिपीट, मिरर के फॉर्मूले में प्लस लिखते हो 1/v + 1/u लिखते हो, तो इसीलिए मैग्निफिकेशन में -v/u लिख देना। ऑपोजिट्स लिखने होते हैं, याद हो गया इतना? नेक्स्ट है हम लोग किसका? लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/f = 1/v - 1/u। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो गया? v/u। आई बात समझ? वहां पे माइनस यूज करते हो तो यहाँ पर प्लस यूज करना पड़ेगा।
क्लियर हो गया इतना? दोनों को ऑपोजिट्स यूज करना है, ठीक है। अब v की बात करते हैं। v इज इमेज डिस्टेंस, पोजीशन ऑफ इमेज। अगर ये नेगेटिव होगी या फिर अगर इसका मतलब है कि वर्चुअली डायरेक्ट इमेज है, वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि वर्चुअली डायरेक्ट इमेज का मतलब ये होता है कि v की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, और अगर इमेज जो है वो रियल इन्वर्टेड है तो उस केस में पॉजिटिव वैल्यू होगी v की। मैम हमें कैसे पता चलेगा पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव है, वर्चुअली डायरेक्ट बन रही है? वो उस केस में होता है जब सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट या सेम साइड ऑफ द मिरर में आपकी इमेज जो है वो फॉर्म होने लग गई है। मतलब अगर मैंने ये, अगर तुम्हारा साइन कन्वेंशन का चार्ट लिया, मेरा ऑब्जेक्ट इस साइड पड़ा है, तो मेरी अगर इमेज भी इस साइड बन जाती है तो वो वर्चुअली डायरेक्ट इमेज होती है उस केस के अंदर, तो v की वैल्यू उस केस में नेगेटिव होती है। वरना अगर इमेज इस साइड पे बन रही है, ये आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे अगर आपको रे डायग्राम्स आते हैं अच्छे से, ठीक है। अगर इस साइड पे आपका है बन रहा है ऑब्जेक्ट जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की, तो इस साइड बनने पे आपकी v की वैल्यू जो है पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन अगर 1 आ रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बिल्कुल सेम है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही है उस केस में मतलब वर्चुअली डायरेक्ट इमेज बन रही है, नेगेटिव आ रही है इसका मतलब रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है। पावर की मैंने आपको ऑलरेडी बात बता दी। इतना क्लियर है लाइट के बारे में? बस इसको ही यूज कर करके हम लोगों ने क्या कर लेने, सारे क्वेश्चंस करने हैं। सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और इजीली हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूले तो न्यूमेरिकल के लिए हो गए। दूसरा है रे डायग्राम्स। आप लोगों ने रे डायग्राम्स प्रैक्टिस करने हैं। रे डायग्राम की वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है। अगर इन केस नहीं आता, टाइम मत वेस्ट करना, मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें एक बार सारा रिवाइज करवा दूंगी उसको। एक बार आप लोग सारा पहले एक बार बनाकर देख लेना। रे डायग्राम्स नहीं आएंगे तो मुझसे पूछ लेना, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आपको क्वेश्चंस आते हैं कि सोलर फर्नेसेस के अंदर एक मिरर यूज होता है और उस मिरर की फोकल लेंथ ये है, XYZ है। अब पॉइंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज हो रहा है, या फिर डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करता है, या फिर अगर हम बात करें कि रियर व्यू मिरर के अंदर कौन सा मिरर यूज होता है, क्यों यूज होता है, कौन सा मिरर यूज हो रहा है और क्यों यूज हो रहा है, ये दोनों चीजें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। मैंने आपको क्लियरली लिखवाई हुई है ये चीजें, ठीक है। आपको यूजर्स में लिखवाए मिरर और लेंसेज के, ये आपको बिना भूले करके जाने हैं अच्छे से, क्योंकि बहुत चांसेस है कि आपको गिव रीजन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए। इफ नॉट इन गिव रीजन तो किसी न्यूमेरिकल की फॉर्म में इसको पूछ लें, किसी MCQ की फॉर्म में पूछ लें, किसी एग्जर्शन रीजन की फॉर्म में आप लोगों से पूछ लें, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो वापस करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। आंसर क्वेश्चन है, फटाफट से लिखते जाना, सॉल्व करते जाना। An object is placed, जल्दी लिखना, सिर्फ वैल्यू लिख लेना बेशक। At a distance of 60 centimeter, ऑब्जेक्ट इज प्लेस, क्या डिस्टेंस दे रहा है मतलब वो u minus 60 बोल दिया उसने। फ्रॉम अ कनकेव लेंस मतलब अगर फोकल लेंथ दी हुई तो वो क्या होगी, कनकेव के केस में नेगेटिव, कनकेव के केस में क्या होगी, नेगेटिव। कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, तो f कितनी दे दी। यूज द लेंस फॉर्मूला, तुम नहीं बताते तो हम वही करते हैं। टू फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस, पोजीशन ऑफ इमेज कैसे निकालोगे, मतलब v निकाल लें, 1/f = 1/v प्लस u माइनस u माइनस 1/u, तो 1/f = 1/v माइनस 1/u, ठीक है। लेंस का ठीक है, 1/f = 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू भी नेगेटिव लेना, v की वैल्यू कुछ नहीं लेनी, u की वैल्यू भी नेगेटिव लेना। अब सुन लो 2 मिनट, नेगेटिव यहीं पे बेशक पॉजिटिव कर लेना और इसको फिर इस साइड ले जाना। 1/f = 1/f प्लस की जगह यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और फिर यहाँ पे = 1/v, इसको अपने हिसाब से ही कर लो। भाई चक्कर तो बहुत ही कुछ बना लो, कर लिया। v की वैल्यू कितनी आई, -20 सेंटीमीटर आएगी। अब 60 जिसकी आई हो, देखो तुमने क्या किया है, शायद रेसिप्रोकल नहीं करा तुमने, रेसिप्रोकल करा था, देखो भाई फटाफट। अभी भी गलतियां कर रहे हो, पता नहीं क्या गलती करके आए हो, दिखाओ भाई। अरे यार u की वैल्यू माइनस लेनी है, ये f की वैल्यू क्या लेनी थी, माइनस, और आपने क्या लिया आयुष, प्लस। अभी मैं बोल रही हूँ, अभी तो बोर्ड पे लिखा है मैंने गिवन, फिर वो गलती, सेम गलती करते हो भाई। कनकेव देखते ही नेगेटिव लिख लेना, फोकल लेंथ, अभी भी ये गलती अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ मुझे बताया उसने। अच्छा v की वैल्यू फटाफट बताओ कितनी आई, -20 सेंटीमीटर आई है। चलो दिखाओ भाई, आपने क्या करा है, f की वैल्यू कितनी है, चेक करो कैलकुलेशन।
चलो v की वैल्यू नेगेटिव आई है, इसका मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल इरेक्ट की रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा u की वैल्यू से छोटी आई है v की वैल्यू, u की वैल्यू से छोटी आई है v की वैल्यू, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, क्या तुम यहाँ से ये बता सकते हो कि अगर मुझे साइज निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी? सोचो, तुम्हें बोल दिया, आप सुनो, इसी में तुम्हें पूछा साइज ऑफ इमेज बताओ, तो इस केस में क्या निकाल दोगे? मैग्निफिकेशन। तुम इस केस में हाइट या साइज ऑफ इमेज HI नहीं निकाल पाओगे क्योंकि तुम्हें HO नहीं गिवन है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये चीज क्लियर करके जाना पेपर में। तुम्हें मैक्सिमम केस में मैग्निफिकेशन निकालनी पड़ जाती है क्योंकि तुम्हें V गिवन होता है, U गिवन होता है, HO या HI में से कुछ नहीं गिवन होता है। जब तक तुम्हें एक चीज का साइज नहीं गिवन, तुम दूसरी चीज का साइज भी नहीं ढूंढ सकते। क्लियर है? उसके बाद तुम्हें एक क्वेश्चन आया, मैं तुम्हें क्वेश्चन सुना रही हूँ फटाफट प्रीवियस ईयर के। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर। मतलब कन्वेक्स मिरर का तुम्हें रे डायग्राम शो करना है। कन्वेक्स मिरर के कितने रे डायग्राम्स तुमने याद किए थे? 2। एक तो होता है इन्फिनिटी वाला और एक होता है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। वेरी गुड। तो पहला है एट इन्फिनिटी, बना लोगे। इमेज कहाँ पे बनती है? एट फोकस, ठीक है। और बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल कहाँ पे बनती है इमेज? बिहाइंड द मिरर, ठीक है, परफेक्ट। बना लोगे, बिहाइंड द मिरर बन जाएगी तुम्हारी इमेज। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? रे डायग्राम्स करके जाने। 3 नंबर में ये क्वेश्चन आया था सीधा। 1.5 नंबर का एक रे डायग्राम था, 1.5 नंबर का एक, ये पिछले साल का क्वेश्चन है तुम्हारे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन जरा समझो, पावर से रिलेटेड है पूरा। लिखो जरा, द पावर ऑफ अ लेंस x is the power of a lens x is -2.5 डायोप्टर। मुझे जल्दी से बता दो, अगर -2.5 डायोप्टर है तो कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस है? तो यानी कि कनकेव में पावर नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव और यू भी नेगेटिव। क्लियर? तो तुमने जैसी पावर देखी नेगेटिव, तुमने लिख लेना है वहां पे कनकेव मिरर है कि कनकेव लेंस। लेंस मिरर नहीं होता, पावर के केस में मिरर नहीं होता है। तो ये तुम्हें दे दी पावर -2.5 डायोप्टर। नेम द लेंस हमने बता दिया। डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है पावर के साथ? 1 बाय फोकल लेंथ। बट यहाँ पर क्या पूछा है? इन सेंटीमीटर। तुमसे पूछा है इन सेंटीमीटर। ऐसी गलती मत करके आना, मैं तुम्हें पहले बोल रही हूँ। तुम्हें जब बोल दिया है कि इन सेंटीमीटर ढूंढना है, इसका मतलब पावर इज इक्वल्स टू 100/f वाला फॉर्मूला ही यूज करना है। तो पावर इज इक्वल्स टू 100/f करके देखो कितना आया। अब याद रखना, यहाँ पे -2.5 यूज करना है, 2.5 नहीं यूज करना। माइनस का 2.5 ही यूज करके आओगे, वरना फोकल लेंथ तुम्हारी पॉजिटिव आ जाएगी, वही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर है इतना? For which eye defect of vision will an optician prescribe this type of lens as a corrective lens? ह्यूमन आई जिसने किया जवाब दो भाई। पावर नेगेटिव है इस लेंस की, तो कौन सा? मायोपिया में यूज होगा कि हाइपरमेट्रोपिया में? मायोपिया में। तो मायोपिया में पावर नेगेटिव होती है। इसमें कौन सा लेंस यूज होता है? कनकेव लेंस यूज होता है। इसमें फोकल लेंथ भी नेगेटिव ले रहे होते हैं हम, यू भी नेगेटिव ले रहे होते हैं। याद हो गया? क्लियर? वेरी गुड। आगे सुनो। द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन m फॉर द लेंस इज -2। उसने कहा कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है? -2। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है? -2, ठीक है। अच्छा माइनस है, इसका मतलब इमेज कैसी होगी? वर्चुअल इरेक्ट की रियल इन्वर्टेड? तो इमेज पक्का रियल इन्वर्टेड आई है। लेंस में मुझे पता है कनकेव लेंस है, मतलब ये आखिरी केस तो नहीं होगा। याद है कनकेव लेंस में आखिरी केस कैसा होता था? वर्चुअल इरेक्ट का, याद है? ऐसा कुछ था कनकेव लेंस में? पक्का? लेंस में उल्टा होता है, उसमें मैग्निफिकेशन नेगेटिव दी है, वही देखना पड़ेगा हम लोगों को। उसने दी हुई है, ये वैल्यू उसने दी हुई है आप लोगों को मैग्निफिकेशन। अब देखते हैं वो क्या दे रहे हैं। द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर द लेंस इज -2 यूजिंग, सुनो 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 सुनो, using this sign convention, considering that the object is placed at distance of 20 centimeter. object कितने placed है? तो u की वैल्यू कितनी है? -20। यहाँ से v की वैल्यू निकाल पाओगे? निकालो जरा v की वैल्यू कितनी है? हाँ 40 है, +40 सेंटीमीटर है आंसर।
m माइनस टू, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? माइनस v बाई यू। m कितना है? माइनस टू, माइनस v कितना है? निकालना है। और u कितना है? माइनस माइनस कैंसिल, v हो गया माइनस का 40। क्लियर है इतना? अच्छा प्लस, अरे लेंस का फॉर्मूला है ये, लेंस में प्लस v बाई यू होता है, यहाँ पे लेंस में प्लस v बाई यू होता है, v बाई यू यूज होता है। ठीक है, आगे चलें। अच्छा बताओ, v की वैल्यू पॉजिटिव है, m की वैल्यू नेगेटिव दी थी, तो नेचर ऑफ इमेज कैसी होनी चाहिए? रियल एंड इन्वर्टेड। आई बात समझ? इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। तुम्हें नेचर कैसे पता चली? तुम्हें मैग्निफिकेशन एक तो नेगेटिव दे रखी थी, मुझे कंफ्यूजन होनी शुरू हो गई, तो मैंने सोचा मैं v भी निकाल के देख लेती हूँ इसका। मैंने v देखा तो कितना आया? प्लस का 40। तो प्लस वाले के केस में क्या होती है? रियल एंड। ठीक है, उसने कहा साइज ऑफ इमेज बताओ, साइज ऑफ इमेज निकाल चुके भाई हम, मैग्निफिकेशन -2 वाली। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज पूछी थी, वो भी हमने निकाल दी। अब उसने बोला फोकल लेंथ भी निकाल के दिखाओ। निकाल लोगे फोकल लेंथ? बताओ कितनी आएगी फोकल लेंथ? निकालो जरा फोकल लेंथ इस केस की, कितनी आएगी फोकल लेंथ? जल्दी बता दो फोकल लेंथ कितनी आ रही है? 340 वैसे ही आएगी। कितनी आएगी ये बताओ मुझे। 13.3 कुछ उसमें कर रहे हो, सेंटीमीटर में निकाल रहे हो क्या? अच्छा ठीक है, चलो एक बार जरा ये क्वेश्चन लिखना है, इसके नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, जरा नया सा टॉपिक है थोड़ा। द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ फोकल लेंथ्स of two lenses A and B are 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। दो लेंस हैं A एंड B। A की फोकल लेंथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, A की फोकल लेंथ है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। दोनों की फोकल लेंथ गिवन है। Which one of the two will show higher degree of convergence? Higher degree of convergence। इसका आंसर लिखो पहले, फिर बताती हूँ। दोनों के केस में पावर निकालना एक बार। दोनों केस में पावर निकालो फटाफट। पहले वाले सेंटीमीटर दिया ना, 10 सेंटीमीटर पावर, हाँ पहले वाले ये तो पावर गिवन है ना तुम्हें, शायद पावर गिवन है कि फोकल लेंथ गिवन है? फोकल लेंथ गिवन है, हाँ पहले वाले में ज्यादा होगी। बता दो कितनी आ रही है, एक बार बता दो। 10 और 5 10 और 5, पहले वाले की 10 है। यस डायोप्टर की एम्पियर, वॉट की डायोप्टर, कूलम नलायक। कूलम किसका होता है ऐसा यूनिट? चार्ज। कितना आ रहा है इसका वाली बताना जरा। 5 ठीक है, अब लिखो आंसर जरा। स्मॉलर द फोकल लेंथ, more is the power and hence more is the degree of convergence or divergence. Hence more is the degree of convergence or divergence. तुमसे क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही पूछा गया था ना। तुमसे क्या पूछा गया था कि मैंने दो लेंसेज लिए A एंड B, उनकी फोकल लेंथ आपको दे दी गई हैं, एक की 10 दी, एक की 20 दे दी। अब बताओ कौन ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा? तो पावर भी तो यही बताता ना, जिसकी जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी ज्यादा कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस रहेगी उसकी। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर कम, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस भी कम। फोकल लेंथ अगर कम है तो पावर ज्यादा है, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस भी ज्यादा है। क्लियर है इतना? चलो अब एक बार देखते हैं। एक बार आया तुम लोगों को क्वेश्चन, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो रिफ्रैक्शन ऑफ अ रे लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म भी आना चाहिए बनाना आपको, और थ्रू ग्लास स्लैब भी आना चाहिए आपको डायग्राम। ठीक है, बहुत इजी है, तुमने अपने प्रैक्टिकल्स में भी कर रखे हैं। कोई चाहता है एक बार तो मैं बता देती हूँ फटाफट से? नहीं चाहते? ओके, बड़े ही होशियार हो।
तो मतलब नोट कर लेना, तुमने ये डायग्राम करना है। नेक्स्ट है स्टेट स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक है, ये आती है आपकी स्नेल्स लॉ। डिफरेंशिएट बिटवीन वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय अ concave lens and a convex lens on the basis of object distance and magnification। ये लिखना जरा, क्वेश्चन करो जरा, क्या है। differentiate between virtual images of a convex lens and a concave lens। देखो, concave lens और convex lens दोनों ही कैसी इमेज बना सकते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बट कनकेव लेंस में इमेज जो होती है वो कैसी होती है, डिमिनिश्ड हो जाती है, और कन्वेक्स लेंस के अंदर जो वर्चुअल इमेज होती है वो एनलार्ज होती है। कनकेव लेंस में कैसी पोजीशन होती है और कन्वेक्स लेंस में कैसी पोजीशन होती है, बताओ जरा। कनकेव लेंस में पोल और फोकल लेंथ के बीच में होती है, कन्वेक्स में पोल और फोकल लेंथ के बीच में होती है, एफ एंड पी के बीच में होती है। कनकेव में कहीं मिलेगी, कनकेव में हम लोग लिखते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। कोई भी हमारा कहीं पर भी हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो हमारे पास सेम वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज ही आएगी। क्लियर है आपको वर्चुअल इमेजेस के पीछे डिफरेंस? एक एनलार्ज बन रही है कन्वेक्स वाली, कनकेव लेंस वाली डिमिनिश्ड बन रही है। कन्वेक्स लेंस वाले के केस में हम लोग जो ऑब्जेक्ट है वो पोल एंड फोकस के बीच में रखते हैं, बट कनकेव लेंस के केस में इट इज केप्ट एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल और द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन आता है तुम लोग को, लाइट चैप्टर 7 न्यूमेरिकल आता है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आता, आपको बेसिक पोजीशंस से ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आया। मैं आपको 2 क्वेश्चंस बता रही हूँ, उसके हम लोग वैल्यूज लिख के एक बार देखते हैं कि क्या कैसे सॉल्व करना है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, क्या लिखोगे वैल्यू, जल्दी बताओ। यू की वैल्यू, तो तुम ऐसे बताओगे मैम यू की वैल्यू -30। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, फोकल लेंथ कैसी होगी, कनकेव कैसी होगी, फोकल लेंथ ऑफ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, मतलब एफ की वैल्यू क्या हो गई। यूज द मिरर फॉर्मूला टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब v ढूंढना है, मिरर का केस है। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। v ढूंढना है, f की वैल्यू कितनी गिवन है तुम्हें, +20 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी गिवन है, सॉरी f की वैल्यू कितनी है, -20 सेंटीमीटर, एंड v की वैल्यू कितनी है ढूंढ रही है, u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। समझ आया क्वेश्चन कैसे करना है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, 2 नंबर में आते हैं, सीधा सीधा कर लोगे। ऐसा क्वेश्चन आया, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2 नंबर में आया हुआ है, अलग अलग सेट्स में आए हुए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, An object is placed at a distance of 10 centimeter। क्या माइनस, मैं माइनस u, वही तो पूछा था, u -10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, फोकल लेंथ और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। यूज मिरर फॉर्मूला एंड फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 2 नंबर का क्वेश्चन, हाँ ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, कर लोगे अगर आगे, अभी तो मुंह बना रहे हो टेढ़े मेढ़े, और फिर नया बनाऊंगी अगर तुमने वहाँ मिरर की जगह लेंस फॉर्मूला यूज कर दिया या माइनस की जगह। ओ मैम पता ही नहीं लगा, मैम दिखा ही नहीं, मैम ये मुझे आता था। ऐसी सी हरकतें मत करना, ये आता था आती थी वाली हरकतें मत करना। आता है तो लिखाना, वरना तुम्हें नहीं आता मैं समझ लूँ कि मेरा पढ़ाना तो अच्छा था, तुम्हें ही नहीं। मेरी क्या गलती इसके अंदर, मैं तो पढ़ा रही हूँ। चलो एक वाला क्वेश्चन देखना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, प्लीज एक बार एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें तुम्हें हमेशा दिक्कत होती है। कर दूंगे ये सारा, लिख लिया तुम लोगों ने पक्का। पावर ज्यादा तो कन्वर्जन ज्यादा की कम, इतना टाइम तो लगा सोचने में। जाओ फिर घर सोने जाओ। The absolute refractive indices of 2 media x and y are 6/5 and 4/3। x and y की है 6/5 and 4/3। ये दोनों की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। जब विद रिस्पेक्ट टू एयर लेते हैं तो उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। कि डेफिनेशन समझ के जाना, पेपर में आ गई तो। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y
क्या ढूंढे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स ढूंढना है। ठीक है, बचकाना सा क्वेश्चन। ओ ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने 10/9, 9/10, 9/8, 8/9। तो यानी कि तुमने अगर x की जगह y ऊपर लिख दिया या y की जगह x लिख दिया ऊपर, मतलब अगर गलती से इंटरचेंज कर दिया तो तुम्हारा ये आंसर गलत आएगा। वो भी स्मार्ट इनफ थे। हाँ 10/9 है आंसर। अब सुनो, उसने अभी आखिरी बार समझ लो क्योंकि इसके बाद फिर नहीं मौका मिलेगा। अगर y विद रिस्पेक्ट टू x बोला है तो y को ऊपर लिखना, x को नीचे लिखना। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है पहले जो आ रहा है तो उसको पहले लिख दो, नीचे वाले को नीचे ही लिखना है। और साइन में y नीचे आएगा। साइन जो होता है यू वाला पैर साइन में लगता है, ऊपर लगता है। यू क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन होता है। अब ऐड आ गई बीच में। मुझे भी नहीं समझ आया। चल हाँ, जो भी बोल रहे हो शायद ठीक यू बोल का रहे हो। साइन, यू का ऐसा एक्सटेंडेड भाई इंडेक्स। प्लीज अरे वो नीचे ऐसे बड़ा होता है थोड़ा सा। क्या बोल रहे हैं? न्यू की बात कर रहे हो? हाँ वही। अच्छा मुझे न्यू यूज करना है। हाँ नहीं गलत बोल रहे हो आप। y विद रिस्पेक्ट टू x, y की वैल्यू क्या है? 4/3। विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू कितनी है? 6/5। तो ये कितना हो जाएगा? 4/3 इंटू 5/6। तो ये हो जाएगा 5 4 जा 10/9 आंसर होना चाहिए। अब सुनो न्यू की वैल्यू वाली बात। x विद रिस्पेक्ट टू y होता तो न्यू ऑफ x पहले आता, फिर न्यू ऑफ y आता। मैंने y विद रिस्पेक्ट टू x पूछा था, इसलिए ये y का न्यू है, ये न्यू y ही है जो तुम पूछ रहे हो ना मुझसे। ये न्यू ही की भी वैल्यूज गिवन है। आई बात समझ? जो मैंने साथ में लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे? एक साइड x लिख देना, एक साइड y लिख देना। अगर y विद रिस्पेक्ट टू x है तो y साइड लिख देना, x ऐसे लिख देना। अब ये तो ठीक है, ऊपर नीचे का अगर तुम्हें टेंशन होती है तो समझ गए बात? y विद रिस्पेक्ट टू x है तो y इधर लिख देना, x इधर लिख देना। ठीक है, x विद रिस्पेक्ट टू y है तो x इधर लिखना, y इधर लिख देना। ये तो कर लोगे। अब इतना तो कर सकते हो कि नहीं? जो मीडियम पहले दिया है उसको पहले लिख देना, बस खत्म का। चलो अच्छा, पर इसमें ये बता दो लाइट कहाँ से कहाँ गई होगी? x से y x से y गई होगी। कहाँ पे गई होगी? x से y। तो इसमें लाइट x से y गई होगी। विद रिस्पेक्ट टू वाला उल्टा होता है। ठीक है, फिर कंफ्यूज हो गए? नहीं। फिर से बता दो क्या ये, अगर भूल जाओ तो बता दो। दो लेटर बोलो कोई भी x और y के अलावा। a और b। a और b। a विद रिस्पेक्ट टू b मतलब a लिखो, फिर नीचे b लिख दो। ये तो समझ आ गया डिनोमिनेटर वाला। अगर मैंने बोला कोई दो लेटर और बोलो, c और d। c और d। अब मैं अगर d विद रिस्पेक्ट टू c बोला तो d ऊपर आ जाएगा, c नीचे आ जाएगा। ये समझ आया? जो पहले लिखा उसको पहले लिख देना, नीचे वाले को नीचे लिखना। जब भी डिनोमिनेटर वाला देख लोगे ना, ऐसे डिनोमिनेटर वाला लिख लोगे इस फॉर्म में, तो ये समझना कि लाइट b से a गई होगी, लाइट ऐसे गई होगी, तभी मैंने इनको ऐसे लिखा। ये समझ गए? नहीं समझे? नहीं, ऐसे तो नहीं होता है क्योंकि ऐसे ऐसे लिखना होता है। अच्छा इसमें बताओ d से c गई होगी कि c से d गई होगी? c से d लाइट गई होगी और रिस्पेक्ट टू में लिखेंगे d विद रिस्पेक्ट टू लाइट नीचे से ऊपर जाएगी। अब इतना मत कंफ्यूज करो नीचे ऊपर का उनको। समझ आ गई बात? पहले डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में लिख लेना, फिर लाइट देख लेना नीचे से ऊपर जा रही है। मैम तो अगर प्लेक्स के लिए न्यू में लिखते हैं कैसे? हाँ जी, अगर इन दोनों को इकट्ठे न्यू में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अगर d से c जा रही है तो d लेफ्ट साइड लिख देना, c राइट साइड लिख देना। ऊपर नीचे वही d ऊपर लिख देना, फिर c नीचे लिख देना। ये तभी मैंने इसको आसान तरीके से बता दिया तुम लोगों को। तुम्हें आंसर की भी पता है कैसे कि मैंने, अगर तुम्हें वो न्यू वाला नहीं लिखना आ रहा तो उसमें ऐसे लिखे, फॉर एग्जांपल अगर इसके लिए लिखा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू c इज इक्वल टू, ऐसे लिख दिया। कोई लाइन लिखना है तो उसने लाइन लिख दी और उसने वो न्यू वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं लिखा हुआ है आंसर। मैं भी लाइन लिखूंगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, इसका मतलब वहां गलत करने की जगह थोड़ा लंबा 1 सेकंड लिख लेना, 2 सेकंड लिख लेना। ऐसे एमसीक्यू का क्वेश्चन था, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ उसमें। पर ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन पिछले साल भी आया है और पिछले से पिछले साल भी आया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो इस बार भी तैयार रहना है ऐसे क्वेश्चन के लिए।
नेक्स्ट चलो 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 फटाफट करते हैं, अब एक आधा क्वेश्चन और करते हैं फिर समझ आ जाए। एब्सोल्यूट की फैक्टर इंडेक्स बस यही टाइप है। हम्म, एब्सोल्यूट की फैक्टर इंडेक्स बस यही टाइप है। मैं और करवाती हूँ स्पीड ऑफ लाइट वाली। लिखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास, ऑफ वाटर एंड ग्लास absolute refractive index of water and glass is 4/3 and 3/2 respectively. 4/3 and 3/2 respectively. The speed of light in glass, speed of light in glass को कैसे लिखते हैं? V से लिखते हैं, Vg. Speed of light in glass is 2 into 10 raised to power 8. Find the speed of light in water. ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पिछले साल ही। इसके ना ग्रेस नंबर मिले थे बाद में, पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने ना आगे ना ऐसा यूनिट नहीं लिखा था मीटर पर सेकेंड ऑप्शंस में, तो इसके ग्रेस नंबर मिले थे। तो ऐसा भी हो सकती है, एक नंबर का था तभी तो दे दिएगा इस नंबर। बट तुम्हारे केस में वो एक बार एक चीज मतलब ऐसी एक बार ही गलती हो सकती है, रिपीट पे नहीं होती, तो तुम इसको करके जाओ। तुम्हारी किस्मत वैसे ही थोड़ी बुलंदियों पे चल रही है। किस किसका सेट 3 था मैथ्स में? कैसा हुआ तुम्हारा? अच्छा हो गया? अच्छा हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं? कंप्लीट हो गया। किस किसका बेसिक था ये बताओ पहले। ओहो बेसिक सेट 3 बेसिक तो बहुत ही, मेरे बेसिक सेट 3 हाँ कितना जाएगा बेसिक? बेसिक तो बहुत ही मुश्किल आया था इस बार, बहुत ही गंदा पेपर था बेसिक का। तो चलो कहते हैं ना किस्मत कैसे पलट जाती है। हम कई लोगों का मजाक उड़ा रहे थे इस क्लास में कि उन्होंने गलती से उनका स्टैंडर्ड आ गया, अब भगवान ने उनका साथ दिया। अच्छी बात है, हमारे पैर तो मजाक बनाना चाहिए। क्या क्यों ना आना चाहिए मतलब? मेरा भी स्टैंडर्ड तो सामने है। चलो अब इसकी बात करते हैं, सुनो। नेट पॉजिटिव न्यू इज इक्वल्स टू सी बाई वी। जब भी जिंदगी में ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट की बात करी गई हो, आपको ये फॉर्मूला 110% लगाकर आना ही पड़ेगा। क्लियर है? ये फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात कर दी गई है। ये नहीं लिख कर आओगे तो नंबर कट जाएंगे, अगर थ्योरी वाला क्वेश्चन हुआ तो, लंबा वाला क्वेश्चन हुआ न्यूमेरिकल पार्ट। चलो बात करते हैं न्यू किसके लिए गिवन है हम लोगों को अभी? जी के लिए भी गिवन है, डब्ल्यू के लिए भी गिवन है, ठीक है। हमें न्यू किसके लिए, स्पीड ऑफ लाइट किसके लिए गिवन है अभी? जी के लिए गिवन है, तो ये जी लिखो, यहाँ पे भी जी लिखो, लिख दिया। न्यू जी कितना है? 3/2। सी की वैल्यू कितनी है ढूंढनी पड़ेगी अभी। सुनो पहले मैं तुम्हें दो चीजें इसमें बता रही हूँ। सी की वैल्यू ढूंढेंगे अभी, और वी की वैल्यू कितनी गिवन है? 2 × 10⁸ तो ये हो जाएगी सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? क्लियर? फिर लिखोगे न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय वी। अभी तुम्हें वी के ढूंढना डब्ल्यू वाला, तो न्यू वी क्या यूज करोगे? डब्ल्यू वाला। न्यू डब्ल्यू वो क्या है आपके पास? 4/3। सी की वैल्यू 3 × 10⁸ आई है, और वी डब्ल्यू आपको ढूंढना है। यहाँ से क्या आ जाएगा? वी डब्ल्यू। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट जो आप गलत करके आते हैं पेपर में और करके आएंगे, मुझे भूलूंगी आपसे। 9 बाय कितना आ जाएगा? 4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ये है आप लोगों का तब करने वाला तरीका जब आपने किस में करा है? लॉन्ग क्वेश्चन में, 2 नंबर में, 3 नंबर में स्टेप मार्किंग होती है। इसको रिड्यूस करने की आप बात है। इसको पॉइंट्स में, हाँ पॉइंट्स में दे देना आंसर। नहीं भी दोगे तो चल जाएगा, नहीं भी दोगे तो चल जाएगा। लाइट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ऐसे। अब वही बताने लगी हूँ। अब आपको वैसे तो सी की वैल्यू पता ही है 3 × 10⁸, बट अगर ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं ये सी की वैल्यू निकालना। अगर आप खुद लेट करते हो सी की वैल्यू तो आपको 0 देते हैं या हद से आधा नंबर दे देते हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि आपके पास कॉमन सेंस होनी चाहिए कि आपने वी जी की हमने वैल्यू दी है, इसको यूज करो वहां पर, और यहाँ से सी की वैल्यू लिखो, निकालो। आई बात समझ? बट हाँ अगर ये एमसीक्यू का केस है तो मैं नॉर्मली न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय वी लिखती,
मेरे को न्यू पता है कितना है, न्यू डब्ल्यू 4/3, सी की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता होती उस केस में, और वी तब मैं ढूंढ लेती। वो केस आप एमसीक्यूज में पक्का पक्का यूज कर सकते हो, बट लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आपको ये वैल्यू निकाल कर दिखानी पड़ेगी। किस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन आप लोग को एमसीक्यू में भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो पहले सी की वैल्यू निकाल के दिखाना। तुम्हें मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवाया हुआ है, उसमें 2 पॉइंट समथिंग आई थी वैल्यू, 2.98 जैसे कुछ वैल्यू आई थी सी की, और फिर तुम्हें कहा था मैंने कि ये 3 की जगह 2.98 ही यूज करना आप नेक्स्ट पार्ट में, नहीं तो तुम्हारा आंसर अगर पॉइंट्स में भी अब डिफर कर गया तो तुम्हारे नंबर 0 है उस केस के अंदर। ये क्वेश्चन जैसे मैंने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के पहले भी कराए हुए, मैं तुम कहोगे तो मैं एक बार पीडीएफ भेज दूंगी वो वाली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की, कुछ नहीं तो एटलीस्ट उनको रीड कर लेना कि कैसे कैसे करे हुए हैं सारे, में तुम्हें भेज देती हूँ जो जो पॉसिबिलिटीज हैं आने की, उससे बाहर नहीं आएंगे अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे है। मैक्सिमम चांस उन्हीं में से है घुमा घुमा कर आने का क्वेश्चन का, ठीक है। चलो, अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर अ रियर, चलो ये देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा। अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर अ रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल। अच्छा, रियर व्यू मिरर कौन सा होता है, कन्वेक्स ही कनकेव? कन्वेक्स होता है, लेंस तो यूज भी नहीं होता है ऑटोमोबाइल में। तो जो साइड रियर व्यू मिरर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कन्वेक्स मिरर्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो लार्जर फील्ड व्यू देते हैं, एक्सीडेंट्स को इसलिए प्रिवेंट कर पाएंगे, आने वाला ट्रैफिक हम क्लियरली देख पाएंगे, क्योंकि उसमें डिमिनिश्ड इमेज दिखती है, क्योंकि उसमें डिमिनिश्ड इमेज दिख रही है, सारी इमेजेस छोटी छोटी दिख रही हैं हम लोगों को। तो लार्जर फील्ड व्यू, डिमिनिश्ड इमेज दिख रही है, तो ट्रैफिक पीछे वाला दिख जाएगा और एक्सीडेंट्स प्रिवेंट हो जाएंगे। ये इसका पूरा कंप्लीट आंसर है 2 नंबर के लिए, ठीक है। उसमें तुम एक लाइन लिख कर आते हो, फिर नंबर नहीं मिलते हैं तुम्हें, फिर तुम रोने लग जाओगे बैठ के मेरे पास। हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 1.5 मीटर। फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव? पक्का? फोकल लेंथ कितनी होगी, प्लस 1.5 सेंटीमीटर, नहीं मीटर में ये बनाइए। इफ अ 3 मीटर हाई बस, अब जब तुम्हें हाई बोला है तो इसका मतलब क्या गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाई का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 3 मीटर। देखो पेपर में अभी तुम्हें, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन तुम्हारे लिए पढ़ रही हूँ तो तुम्हारे लिए ना बड़ा आसान लग रहा है तुम लोगों को ये चीज जज करना, बट जब आपके पास पेपर आता है ना तो आप इसी 3 मीटर को पोजीशन ऑफ इमेज लेके चलोगे या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेकर चलना शुरू कर दोगे। तो प्लीज क्लियरली देखना, ये चीजें ना, यही चीजें कंफ्यूज करती हैं कि पोजीशन गिवन है कि हाइट गिवन है। हाई गिवन है, लॉन्ग गिवन है, टॉल गिवन है, ये सारे क्या हैं तुम्हारे हाइट के लिए वर्ड्स यूज हो रहे हैं। पोजीशन, इतने मीटर्स अवे प्लेस्ड है, ये सब चीजें क्या है तुम लोगों के पास, पोजीशंस गिवन है, किसके लिए, वी या यू के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस आपको गिवन है, ठीक है। चलो, इफ अ 3 मीटर हाई बस इज लोकेटेड एट 6 मीटर फ्रॉम द मिरर, ये 6 मीटर क्या है, u माइनस 6 मीटर। ध्यान रखना ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, हाइट ऑफ इमेज कैन बी नेगेटिव। वो माइनस आपको बताता है कि वो इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। हाइट ऑफ इमेज अगर नेगेटिव है, इसका मतलब इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड आई है उस केस में। क्लियर? यूज द मिरर फॉर्मूला टू डिटरमिन द पोजीशन एंड साइज। बस कोई बात नहीं, अब तो कर लेंगे। अब उसने पहले बोला है कि v की वैल्यू ढूंढो और हाइट ऑफ इमेज ढूंढो, यानी कि साइज ढूंढो। अब देखो बहुत आसान है ये केस, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v, प्लस की माइनस, f की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू ढूंढनी है, u की वैल्यू पता है आप लोग को, आ जाएगी v की वैल्यू। हाँ जी। जो v की वैल्यू यहाँ आएगी उसको लिखना। देखो इसके 2 केसेस हैं इसके आगे के, m इज इक्वल्स टू आपने क्या लगाया मिरर्स के केस में, माइनस v बाय u निकाला, फिर इस m की वैल्यू डाली hi बाय ho में, या फिर अगर तुमने दिमाग लगा लिया और hi बाय h इज इक्वल्स टू माइनस v बाय u सीधा कर दिया। ऐसे केसेस के लिए याद रखना, डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमें मतलब दिखाना पड़ेगा ना तुम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा दो, hi बाय ho इज इक्वल्स टू माइनस v बाय u, और hi की वैल्यू आपको ढूंढनी है, ho आपको पता है 3 मीटर्स, v की वैल्यू आपने अभी निकाली है, u की वैल्यू आपको पता है -6 मीटर। आपके पास यहाँ से हाइट आ जाएगी इमेज की, ठीक है। आप मैग्निफिकेशन निकाले बिना इस केस में डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका टाइम भी बच जाएगा और
दिक्कत नहीं आएगी, ताकि आपकी मर्जी जैसा आप करना चाहें। चलो आगे चलते हैं। ध्यान सुनना, अब तुम्हें एमसीक्यू में कैसे आता है। एन ऑप्टिकल डिवाइस एक्स इज ऑब्लिकली इन द पाथ ऑफ अ नैरो पैरेलल बीम ऑफ लाइट। उसने कहा एक डिवाइस है एक्स, वो उसके ऊपर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट फेंकी गई है, ठीक है, ऑब्लिकली टुवर्ड्स इट्स सरफेस। इफ द इमर्जेंट बीम गेट्स डिस्प्लेस्ड लेटरली, ध्यान सुनो, इफ द इमर्जेंट बीम, इमर्जेंट वाला केस कहीं पढ़ा तुमने? इमर्जेंट लाइट कहाँ पढ़ा है? ग्लास स्लैब में। तो वैसे भी मुझे क्या पता है आंसर क्या होना चाहिए? ग्लास स्लैब होनी चाहिए। फिर मैं तुम्हें बताया था लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में, शिफ्ट होती है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब अपनी मेन पोजीशन से कितना शिफ्ट हुई है, वो बेंड कितना कर पाई है, उसे हम लेटरली डिस्प्लेस्ड कहते हैं। उसने कहा लेटरली डिस्प्लेस हुई है द डिवाइस एक्सिस ए, प्लेन मिरर हो सकता है, कन्वेक्स लेंस लेटरली डिस्प्लेस तो नहीं होती, और इमर्जेंट रे जैसी कोई कहानी मैंने पढ़ाई नहीं उसमें। ग्लास स्लैब, तो आंसर क्या है इसमें? ग्लास स्लैब। प्रिज्म भी रखा जा सकता है? नहीं, प्रिज्म भी नहीं होगा क्योंकि वहां पे लेटरली डिस्प्लेस नहीं होती, ठीक है, उसमें लेटरली डिस्प्लेस नहीं होती है, वो ऐसे आती है और वो बिल्कुल सीधी जाती है, पैरेलल जाती है अपने बेस से, और फिर वो आगे बेंडिंग शो करती है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फिनोमेना सिर्फ और सिर्फ हमने किसमें पढ़ा है? ग्लास स्लैब में पढ़ा है। मतलब क्या होता है ये? शिफ्ट फ्रॉम द मेन पोजीशन। फॉर एग्जांपल अगर लाइट ऐसे ये ऐसे आ रही थी लाइट, ठीक है, ऐसे आनी चाहिए थी ये, पर ये ऐसे बेंड हो गई या ऐसे बेंड हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई थोड़ा, ठीक है, तो उसमें इसकी नॉर्मल पोजीशन ये थी, इसकी नॉर्मल पोजीशन ये थी, है ना, जो आनी चाहिए थी, बट ये आई, तो ये क्या हुई? लेटरली डिस्प्लेस हुई। ये आपस में जो डिस्टेंस है उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, कि वो अपनी जगह से थोड़ी डिस्प्लेस हुई है लेटरली। तो ग्लास के समझ में चाहिए उसमें लेटरली नहीं हो रही होती है वो डिस्प्लेस, ठीक है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली द ग्लास स्लैब, ठीक है। अब सुनो, एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, 2-3 क्वेश्चन रीड कर लेते हैं फटाफट से। तुम्हें भी गर्मी लग रही है? मुझे भी लग रही है, चलो। If we want to obtain a virtual and magnified image of an object using a concave mirror मतलब क्या यूज करूं मैं? f की वैल्यू अभी भी गलत बोल रही हूँ यार। कनकेव में वैल्यू नेगेटिव होगी, कनकेव में वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, तो f की वैल्यू कितनी होगी? माइनस का 18 सेंटीमीटर। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? u की वैल्यू में क्या लूं? ठीक है भाई। यूज द मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने यू ढूंढना है, मुझे समझ आ गया। फॉर एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन +2, उसने क्या मैग्निफिकेशन क्या बोली है? +2 प्रोड्यूस्ड बाय दिस मिरर एंड जस्टिफाई योर आंसर। अब ये वाला केस समझ लो, ये मैंने तुम लोग को वैसे पहले करवा रखा है, बट एक बार समझ जाओ। ऐसा न्यूमेरिकल जिसके अंदर तुम्हें या तो v या u की वैल्यू तुम्हें ढूंढनी पड़ती है, ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें तुम्हें v या u की वैल्यू ढूंढनी होती है, दोनों में से किसी एक की वैल्यू ढूंढनी पड़ती है, और फोकल लेंथ गिवन होती है। सिर्फ फोकल लेंथ गिवन है, ना v गिवन है ना u गिवन है, बट मैग्निफिकेशन दी हुई है उसने। समझ आया कॉन्सेप्ट? तो इसमें आप लोगों को क्या करना होता है? m इज इक्वल टू, कौन सा केस है देखना, मिरर का है कि लेंस का है? मिरर का है। किसका है? मिरर का। तो -v/u लिख दिया, +2 इज इक्वल टू -v/u की वैल्यू कितनी है? ढूंढनी है। अब ध्यान सुनना, 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u। मुझे क्या ढूंढना है? u। तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरे पास v की जगह यहाँ पर क्या आ जाए? u आ जाए। v की जगह क्या आ जाए? u आ जाए। तो मैं लिख सकती हूँ -v इज इक्वल टू 2u। तो मैं v की वैल्यू लिख सकती हूँ -2u, लिख सकती हूँ। समझ आई बात ये वाली? तो 1/f इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, पुटिंग ये फर्स्ट इक्वेशन इन दिस, v की वैल्यू क्या लिखूंगी? -2u + 1/u। एलसीएम लेना आता है, -2u और u का एलसीएम क्या होगा? 2u होगा, माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देना, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन।
यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी, फोकल लेंथ कितनी है तुम्हारे पास, -18, तुम्हारे पास u की वैल्यू आ जाएगी। सोचो तुमसे v पूछा जाता, अब ये भी चीज थोड़ी सी समझ लो एक बार, सोचो तुमसे v की पोजीशन ऑफ इमेज पूछा जाता, तो भी मेरा तो ये सजेशन है, बाकी आप लोगों की मर्जी अगर आप ध्यान नहीं रख पाते हैं तो कि आप ना क्योंकि अगर मैं ऐसा चाहूँ फॉर एग्जांपल कि तुम्हें v की वैल्यू ढूंढनी है, तो मैं क्या करूँगी, u को अकेला करना चाहूँगी, u को यहाँ से निकालना चाहूँगी, तो मैं u लिख दूंगी इज इक्वल्स टू -v/2। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए न्यूमेरिकल को फ्रैक्शंस में सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं फ्रैक्शंस के अंदर हो सकता है कभी गलती कर दूं एज अ स्टूडेंट, अगर मैं देखूं तो क्या करना, सीधा सीधा v की वैल्यू इज इक्वल्स टू -2u लिखी तुमने, यहाँ पे u के लिए सॉल्व कर लिया, जो भी फॉर एग्जांपल u की वैल्यू कितनी आई है इस केस में मैं तुम्हें खुद ही बता देती हूँ, -9 आई है तुम्हारे पास, u की वैल्यू कितनी आ गई, -9 सेंटीमीटर। ये मत भूलना कि तुमने यही वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, तो v इज इक्वल्स टू -2 इंटू -9, माइनस प्लस हो गया, 9 2 = 18, तो v की वैल्यू भी 18 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा मैं तुम्हें ये बता दूं कि इनके रे डायग्राम्स कैसे बनाने हैं। कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर है, बता दो एक बार रे डायग्राम भी इसका सुन लो। वैल्यूज के हिसाब से अगर तुम्हें न्यूमेरिकल गिवन है उसके हिसाब से रे डायग्राम कैसे बनाने हैं। कॉनकेव है, ऐसे बनाना चाहिए मुझे, P F किस साइड लिखूं, इस साइड, और C ऐसे बनाऊंगी कि इस साइड लिखूं P F C, पक्का सही लिखा है मैंने, किसी ने बोला शायद, अब ठीक लिखा है मैंने। याद रखना जिस साइड ये सर्कल कंप्लीट होता है उस साइड पे F और C आता है, ये गलती भी तुम कर सकते हो जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। अब तुम्हें क्या चाहिए, सिर्फ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है, 18 सेंटीमीटर। ये फोकस होता है और ये फोकल लेंथ होती है। तुम पता क्या बोलते हो, मैम द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकल लेंथ एंड द पोल। फोकल लेंथ और पोल के बीच में नहीं है, फोकस और पोल के बीच में है। फोकस और प्रिंसिपल फोकस दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। तो 18 सेंटीमीटर है, यू कितनी वैल्यू आई मेरे पास, यू की वैल्यू कितनी आई थी, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया होगा, जरूर यहाँ रखा हो गया होगा, ठीक है। बना लोगे ये डायग्राम अब, तो इसको लिख देना यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ तक? तुम्हें इससे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं रे डायग्राम से, और उनके से कि डेंटिस्ट यूज करता है मिरर या लेंस, ऐसे वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनको ध्यान से करके जाना, प्लीज भूलना मत। जरा ये लिखना, जरा तुम्हें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस गिवन है। एक है तुम्हें 1.44 फॉर केरोसिन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ केरोसिन एंड वाटर आर। केरोसिन का गिवन है आपको 1.44 एंड वाटर का गिवन है 1.33। अब इन दोनों में से ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी ज्यादा, पहले ये बताओ, लिखो। केरोसिन हैज हायर ऑप्टिकल डेंसिटी बिकॉज इट हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल इंडेक्स एक ही बात है। आई रिपीट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल इंडेक्स एक ही बात होती है, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन आया था कि कंपेयर करना है इन दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी, वो हमने बता दी। दूसरा है मास डेंसिटी, तो हमारे आंसर में हम ये लिखते हैं कि मास डेंसिटी हैज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देने से मास डेंसिटी को नहीं निकाल सकते हैं, नॉट डिटर्मिन्ड होता है इसके अंदर आंसर। क्लियर है आपको? मास डेंसिटी हमने ऑप्टिकल डेंसिटी तो निकाली, दो तरीके की डेंसिटीज होती हैं, ठीक है। रिलेटिव अपरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अपरेंट आप मुझे क्वेश्चन दिखा देना, फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता दूंगी आपको। एक लिखना रिलेटिव स्पीड ऑफ लाइट, इसी से रिगार्डिंग में रिलेटिव स्पीड ऑफ लाइट।
रिलेटिव में है शायद। वो 9th में पढ़ी थी ना टर्म वो Apparent weight और डेंसिटी वाली। तो आपने वो मिक्स करके दे दिया मुझे, कुछ खिचड़ी बना दी, मेरे को अच्छी लगती है खिचड़ी। चलो, रिलेटिव स्पीड ऑफ लाइट। रिलेटिव का मतलब होता है इन रिलेशन टू, ठीक है। तो जो आप बोल रहे हो तो वो देखना पड़ेगा कि वो रिलेटिव ऐसा होता है कि वाटर विद रिगार्ड टू डायमंड फॉर एग्जांपल, तो वैसा हो सकता है, ठीक है। वो होता है रिलेटिव। और जो हम इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू ईयर लिखते हैं वो होते हैं एब्सोल्यूट। रिलेटिव होते हैं जैसे डेंसिटी बाय वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और एब्सोल्यूट होते हैं डेंसिटी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। विद रिस्पेक्ट टू एयर वाला होता है एब्सोल्यूट, दोनों का आपस में इकट्ठे करेंगे तो रिलेटिव होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट में वैक्यूम भी ले सकते हैं। वैक्यूम ले सकते हैं, वैक्यूम और एयर एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव स्पीड ऑफ लाइट। न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उतनी ही कम स्पीड ऑफ लाइट होने वाली है, ठीक है। क्लियर है? बोल दो। ग्लास स्लैब से रिलेटेड क्वेश्चन आने की चांसेस है बहुत। तुम्हें ग्लास स्लैब के अंदर ट्रेस करना पड़ सकता है पाथवे, ठीक है। तुम्हें बताना पड़ सकता है डेंसिटीज के बारे में, वैसा सा क्वेश्चन आ सकता है तुम लोगों को, ठीक है। मैम मुझे मुझे क्लास बताओ। लैब सेमी सर्कल में आ गया। ग्लास स्लैब सेमी सर्कल नहीं होता है। नहीं मैम, एक बार आपने डाला था क्वेश्चन में, टेस्ट में ही डाला था। फिर आपने पूछा था कि रिएक्शन टाइप्स क्या था। चलो मैं वो क्वेश्चन देख लेती हूँ, वो टेस्ट पेपर निकाल दो या तो मैं एक मिनट, मेरे को 2 मिनट टेस्ट पेपर देख के बताती हूँ। पेपर है उसमें था कि जो लाइट और डेविएट क्यों नहीं करी अंदर जाके वो। हाँ वो नॉर्मली फॉल। अच्छा हाँ, जब भी लाइट रे जो है, जब भी लाइट रे किसी भी सरफेस पे नॉर्मली फॉल करती है यानी 90 डिग्री पे फॉल करती है तो उसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती है, कोई डेविएशन नहीं हो सकती है उस केस के अंदर। आगे बात समझ? अगर कोई भी चीज नॉर्मली फेंक रही हूँ मैं तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होने वाली है। हाँ, लेंसेज के अंदर भी होता है। आगे चले। चलो, एक तुम लोगों को ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, देखना जरा। टेबल बेस्ड क्वेश्चन, एक छोटा सा टेबल वाला। तुम लोगों को मैंने क्लास में से करवाया था ये क्वेश्चन। आई थिंक मैंने दक्षिण नोटबुक में तो देखा भी, बाकी किसी की नोटबुक देखी नहीं। दक्षिण नोटबुक में है वो ऐसा क्वेश्चन। तुम्हें ना एक ऑब्जर्वेशन टेबल दिया होता है ऐसे, ठीक है कराया हो गया। U दिया होता है इसमें, V दिया होता है, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ -15, -60, -25 और 100, -30 +60 -40। लिख लो भाई, मैं अपने लिए थोड़ी लिख रही हूँ, मेरे को आते हैं भाई ये क्वेश्चन, कर लूंगी अगर मेरे पेपर में आए तो। तुम लोग कर लो अभी, देखने लगता है। -100 and +25, तो ये 1 बता रही हूँ। इसलिए ये टेबल बना लिया। क्वेश्चन आया था तुम लोगों को, ये सीरियल नंबर, ऑब्जर्वेशन नंबर, ठीक है। एनालाइज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टेबल showing variation of image distance with respect to object distance in case of a convex lens। बताओ भाई फोकल लेंथ कैसी होगी कन्वेक्स लेंस? इमेज कैसी बनती है कन्वेक्स लेंस में? हमेशा एक केस में वर्चुअल रिलेटिव, ठीक है। डन। With object in case of convex lens, answer the questions that follow without doing any calculation। बिना कोई calculations करे आपको जो है आंसर बताना है। Determine the focal length of the object। पहले फोकल लेंथ निकालनी है। कैसे निकालोगे फोकल लेंथ? कोई भी एक ऑब्जर्वेशन ले लेना, 1/f = 1/b, 20 होगी फोकल। -1/u लोगे और तुम्हारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी। डन।
कोई दिक्कत है यहाँ तक बोल लो यार प्लीज। ऐसे भी क्या कर रहे हो तुम लोग, को जवाब ही नहीं दे रहे हो मुझको। पर ये ऑब्जर्वेशन देके भी तो पता ही लग जाएगा। जैसे कि फोर्थ वाले केस में जो है यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका 40 होएगा, तो फिर वो हाफ करके फिर वो 20 तो आ ही जाना है इसका। हाँ तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि क्या हो गया इसमें हंसने वाली क्या बात है तारुष? और हाँ इसकी शक्ल ये है। आप भी हंस रहे हो और आप दक्ष को भी हंसा रहे हो, पता नहीं क्यों। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि u और v की वैल्यू यहाँ पर सेम हो गई है। एक्स ही हो गया। ठीक है, तो u और v मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा वहीं पर मेरी क्या बनी है, इमेज। ऐसा कौन से केस में होता है, एट सी। आई बात समझ? तुमने जो रे डायग्राम किया था ना ऐसे, हाँ जी हाँ। तुम लोग ना ऐसे जवाब देते हो जिससे तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा है इस टाइम समझ, और मैं पता नहीं कौन सा गलत समझाने लगी हूँ। ऐसा तो मत करो मेरे साथ। ठीक है, ठीक बनाया क्या मैंने? यस पक्का? 40 ये सेम वैल्यू तब होती है जब मेरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में पड़ा है, यानी कि यहाँ पड़ा होगा ऑब्जेक्ट मेरा। ठीक है, अगर मैं इसको मिरर के केस में देखूं तो ये और आसान हो जाता है। यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहीं पर मेरी इमेज बन गई है। ठीक है, तो मतलब वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की वैल्यू। अब तुम्हें पता है P से F तक का डिस्टेंस और F से C तक का डिस्टेंस जो है वो सेम रहता है। सेम गोज फॉर लेंस वाला केस में। तुम्हें ये मिरर वाले केस इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आसान है समझाना और तुम्हारे लिए समझना। अगर मेरे पास ये टोटल वैल्यू 40 है तो ये 20 होगी और ये भी कितनी होगी, 20 होगी। तो मुझे फोकल लेंथ विदाउट कैलकुलेशन भी पता चल रही है यहाँ पे कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो आप इसको इस जस्टिफिकेशन के साथ भी लिख सकते हो कि आपने कौन सी ऑब्जर्वेशन देखी, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। इससे हम लोग को पता चल गया कि ऑब्जेक्ट जो है वो C पे रखा गया है। C की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टिल C तक की वैल्यू कितनी है, 40 सेंटीमीटर। उसका हाफ कितनी होगी, फोकल लेंथ होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द ऑब्जर्वेशन नंबर 3। थर्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर मैग्निफिकेशन निकालो। लेंथ से वैल्यू क्या होगी, v बाई यू। v की वैल्यू कितनी है, +60। u की वैल्यू कितनी है, तो आंसर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। The numerical values of magnification in cases of observation 1 and 2 is same। उसने कहा फर्स्ट और सेकंड केस में जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो सेम है। ठीक है, दोनों में मैग्निफिकेशन सेम है। आपने बोला 4 आएगी। ठीक है, लिस्ट द टू डिफरेंसेस इन द इमेज फॉर्म्ड इन द टू केसेस। पर कुछ डिफरेंस होगा इनकी इमेजेस में। क्या पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? देखो, मैग्निफिकेशन की वैल्यू एक में क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, एक में क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो एक में इमेज होगी वो रियल इन्वर्टेड होगी और एक में इमेज होगी वो वर्चुअल इरेक्ट होगी। इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाना, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट बनाएगा। वो भी तो होती है, व्हिच ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट एंड व्हाई। हाँ, तो वो उस केस में भी हो सकता है कि जब तुम्हारे पास उस केस में तुम्हें फोकल लेंथ भी कुछ ना कुछ गिवन होती है। फिर नहीं गिवन है तुम लोगों को, ये सेम ऑब्जर्वेशन के साथ मैंने डाला था। सेम ऑब्जर्वेशन के साथ ही होता है क्या कि वो जो है राउंड। मैं कुछ और पूछ रही हूँ कि मैंने वो जो क्वेश्चन जो तुम जिससे तुम बोल रहे हो वो मैंने क्या ये भी ऑब्जर्वेशन के साथ दिया था, किसमें वो आंसर ढूंढना नहीं, वो पूछ रही हूँ मैं। चलो वो वाला भी एक बार देख लेती हूँ मैं क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है? टेबल वाला क्वेश्चन कर रहे शुरू से समझा दो एक बार सारा। ठीक है, मेरे को ऑब्जर्वेशंस गिवन थी, u की वैल्यूज गिवन थी, v की वैल्यूज मुझे गिवन थी और ये गिवन था कि कन्वेक्स लेंस है। तो मुझे ये पता चला कि फोकल लेंथ वैसे पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर उसने मेरे को बताया कि बिना कैलकुलेशंस के क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसमें से फोकल लेंथ क्या होगी। देखो, अगर तुम मुझे ऑब्जर्वेशन के साथ कैलकुलेशन के साथ बतानी है तो मैं कुछ नहीं करूंगी, एक केस उठाऊंगी, मेरे पास u की वैल्यू है, v की वैल्यू की मैंने लेंस फॉर्मूला लगाऊंगी और f की वैल्यू निकाल लूंगी। बट अगर मुझे बिना कैलकुलेशंस के उसने कहा है कि देना है और विद जस्टिफिकेशन देना होता है आपको, ये नहीं कि आप रफ के अंदर वो कैलकुलेशन सॉल्व करके फाइनल आंसर वहां रख दो, वहाँ पे लिखा होता है जस्टिफाई योर आंसर। तो आप क्या करोगे, आप ऐसा एक टेबल में वैल्यू ढूंढोगे जो कि बिल्कुल सेम आ रही होगी और वो आएगी, देखना एक बार से। सेम वैल्यू का मतलब क्या है कि वो क्या किसकी डिस्टेंस दे रही है तुम लोग को, C तक का डिस्टेंस। क्योंकि अगर मैं ऑब्जेक्ट को C पे रखूंगी तो इमेज मेरी C पे ही बनती है उस केस के अंदर। ठीक है, तो तुम लोग सेम ऑब्जर्वेशन वाली चीज निकाल लोगे। अभी तुम्हें क्या तक का डिस्टेंस दे दिया, C तक का डिस्टेंस दे दिया। जो C तक का डिस्टेंस है तुम्हें पता है इतना और इतना डिस्टेंस इक्वल होता है, PF और FC जो है बिल्कुल सेम होते हैं। तो PC का हाफ क्या होगा मेरे पास, फोकल लेंथ आ जाएगी। तो ये टोटल 40 है तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएंगे मेरे पास। तो
आप डायग्राम बनाएंगे, रे डायग्राम, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी द इमेज विल आल्सो बी फॉर्म्ड एट सी एंड हेंस द डिस्टेंस टू सी बिकम्स 40 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि u की पता है, v की पता है, तो c की अपने आप पता चल गई। इन दैट केस वी विल बी राइटिंग दैट pf इज इक्वल्स टू fc विच इज इक्वल्स टू स्मॉल f, दैट इज फोकल लेंथ। फिर वहाँ से उसका हाफ करके आप निकाल लो। मैम ये जो 40 के लेंसेज के केस में ये होगा ना, क्योंकि साइंस ऑपोजिट है, तो हमें स्पेसिफाई करना है कि किसके केस में निकालना है। जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी लेंस गिवन है क्वेश्चन के अंदर भी। आपको क्वेश्चन में गिवन था कि ये लेंस का केस है, मैंने लिखा है। नेक्स्ट क्या था, तुम लोग को मैग्निफिकेशन ढूंढनी थी। मैग्निफिकेशन थर्ड ऑब्जर्वेशन में ढूंढनी थी। यू गिवन था, वी गिवन था, थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए मैग्निफिकेशन निकालिए। ठीक है, समझ आया वाला केस। और लास्ट था तुम लोग को कि तुम लोग को उसने बोला कि फर्स्ट और सेकंड केस के अंदर मैग्निफिकेशन की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, पर इसमें क्या डिफरेंस होगा फिर भी, इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। देखो आप देखो, ये दोनों तो यू तो हमेशा माइनस होते हैं, वी एक बार माइनस है, एक बार प्लस है। तो एक केस में क्या होगी, इमेज होगी वो रियल इन्वर्टेड होगी, और एक केस में क्या होगी, इमेज वर्चुअल होगी। या तो इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ऐसा भी ले सकते हो आप कि अभी आपने अगर लेंस का ही केस लूँ, ये मैंने कितनी ली है, 20 सेंटीमीटर की ली है। तो एक टाइम ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ पर रखा है, देखना 15 पे यहाँ रखा होगा ऑब्जेक्ट। तो इस केस में इमेज जो है वो कैसी बनी होगी, वर्चुअल इरेक्ट बनी होगी। और एक बार मैंने ऑब्जेक्ट का रखा है 25 पे, मतलब यहाँ रखा है, तो यहाँ पर केस क्या होगा, इमेज होगी वो रियल इन्वर्टेड। तो आप इन वैल्यूज को यूज करके भी कर सकते हो, इस रे डायग्राम को यूज करके भी आंसर निकाल सकते हो। आई बात समझ? ये वाले तरीके से आई होप आप पूरा एक बार क्लियर हो गया कि क्या यू वी कैसे निकालना है, क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो एक बार और देख लेते हैं फटाफट से आगे क्या किया है। सर विदाउट कैलकुलेशन यहाँ तो रे डायग्राम से जस्टिफाई करेंगे। तो आप विदाउट कैलकुलेशन ये भी बता सकते हो कि एक में वी की वैल्यू नेगेटिव है, एक में वी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो वो विदाउट कैलकुलेशन यहाँ बता रहे हो मैम मैम। जैसे अगर हम 2f1 से वैल्यू निकालते हैं, जैसे पहले से भी इसके 2f1 = 40, 2f1 = ओ से 2f1 तक की वैल्यू आप लिखोगे। तो 2f1 सीधे लिखेंगे ना, वो भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो f1 को फिर से बताना मुझे। आप पहले इनको प्रूव करना आएगा ना कि इक्वल है। अगर आपने विदाउट कैलकुलेशन निकालना है तो सीधे 2f1 निकाल के जब भी 2f1 तो मैंने क्या करा, मैंने भी तो सीधा सी तक की वैल्यू ढूंढी थी ना। प्रूव भी करना है कि वो इक्वल होता है। नहीं, आपको लिखना पड़ेगा कि ये दोनों इक्वल होते हैं, तभी आप इसका हाफ कर रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर हम 2f1 करके 40 लिखेंगे तो 2 और 40 करके आ जाएगा। अरे वो 2f1 वो 2 काटने वाला 2 नहीं होता है। ओ भाई, हाय राम, हे प्रभु, भाई नींद मेरे को आ रही थी। ये क्या बोल रहा है, ये ऐसा होता है भाई, इसको ऐसे ले लेगा। देखो अभी कंफ्यूजन हो रही है, ऐसे लिख लो भाई पेपर के लिए, 2f1 भी लिखते हैं क्योंकि वो डबल होता है, बट वो हमें रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करना है, वहाँ पे डिवीजन के लिए नहीं कट करके आ जाना है वहाँ पे। तो मैम ने वो सोचे कि ये किसने पढ़ाया है इतना खराब, इतना गलत कैसे कर रहे हैं। मुझे ही आ गया एक सेकंड के लिए कि ये क्या बोली जा रही है बैठ के। अच्छा, तुम्हें एक और ऐसे एक टेबल वाला क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये लास्ट क्वेश्चन है लाइट चैप्टर के लिए। ठीक है, आई होप तुम लोग को काफी क्लियर हुई हैं चीजें, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक बार प्लीज इसके जाके प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस। मैं तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट वालों की क्वेश्चंस भेज देती हूँ अभी, ठीक है, और बायो के भी पीडीएफ भेज रही हूँ। चलो इसके बाद बाकी डिस्कस करते हैं। एक सेकंड दो मुझे, पहले एक बार ये क्वेश्चन कर लो। केस स्टडी है तुम्हारे पास, आई अब सुनो, in which of the following cases will the mirror form a diminished image of the object? इनमें से किस में diminished image बनेगी?
अच्छा, ये तुम्हें गिवन है कि कनकेव मिरर का क्वेश्चन है, ये कनकेव मिरर का क्वेश्चन है, ठीक है। डिमिनिश्ड इमेज किस में बनेगी, जस्टिफाई योर आंसर। लिस्ट टू, चलो बी पार्ट वाले देखते हैं। अब सुनो, जब भी ऐसे टेबल वाला क्वेश्चन आए ना, कोशिश करना वहीं पर साइड पर रे डायग्राम बना लेना, पी एफ सी, और उसके ना उससे तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहले केस में फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का रखा गया 40 पे, 45 पे, यहाँ रखा गया है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी में कैसी बनती थी, साइज पक्का, नीचे से देख के बता रहे हो उसमें से, याद नहीं है तुम्हें, याद है तुम लोग को यहाँ पे मैं लिखवाती थी सेम साइज आता है सेंटर में, ऐसे था कुछ, ये इन्फिनिटी पे बनती थी, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से एट एफ, फिर बियॉन्ड सी वाली कैसी बनती थी, तो पहले केस में ही ऐसा बनेगा, ठीक है। दूसरे केस में बने कैसे बनेगी, दूसरे केस में देखो फोकल लेंथ कितनी है, 15 है, और ऑब्जेक्ट कितने बना है, 30 पे, मतलब एट सी पे बना है, तो एट सी पे साइज क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। और थर्ड केस देखो, आपके पास फोकल लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट कितना पे रखा गया है, 20 पे रखा गया है, तो इस केस में इमेज कैसे बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी। कैसी बनेगी, एनलार्ज्ड। अगर आपको रे डायग्राम्स आते हैं, और अगर आपको रे डायग्राम्स की एप्लीकेशन आती है कि मुझे रे डायग्राम्स कैसे यूज करने चाहिए, कहाँ पर यूज करने चाहिए, स्पेशली इन टेबल वाले क्वेश्चन में, तो ये बात ध्यान रखना कि आपका वैसे ही आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एटलीस्ट आपको ये तो बच गया कि इमेज की नेचर क्या है और साइज क्या है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में, मैक्सिमम न्यूमेरिकल में आपको नेचर पूछी जाती है, और नेचर अगर पूछी गई है तो आप रे डायग्राम से ही आप नेचर बता देते हो। तो अगर आपका कैलकुलेटिव पार्ट गलत भी है तो आपका एक पार्ट बिल्कुल सही आ जाता है, और आपको वहाँ पे फॉर्मूले के भी नंबर मिलते हैं स्टेप मार्किंग के हिसाब से, तो आपके कम से कम नंबर कटेंगे उस केस के अंदर। तो रे डायग्राम्स को यूज करना सीख के जाना और बनाना सही सीखते जाना, ठीक है। बस खत्म कर लूँ 5 मिनट में क्लास। इतना समझ आ गया आप लोग को। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि डिमिनिश्ड किसमें बनेगी, इस केस में बनेगी, मैंने आपको बता दिया कैसे, ठीक है। दूसरा है लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस 2। केस 2 सेम साइज की है और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, तो 3 बता दी, रियल है, इन्वर्टेड एंड सेम साइज की है, क्लियर है। What is the nature and size of the image formed by C? Virtual, erect and enlarged. Draw a ray diagram to justify it. रे डायग्राम हम बना देंगे, मैं आता है इसका रे डायग्राम बनाना। वाह, अगर ये क्वेश्चन नहीं करना था सी पार्ट इसका, ये रे डायग्राम वाला, तो इसकी चॉइस में क्वेश्चन था एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर, तो यू कितना हो गया, माइनस का 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कनकेव मिरर, तो फोकल लेंथ कैसी होगी, माइनस की 12 गिवन है आपको फोकल लेंथ। वी की वैल्यू ढूंढनी है, ढूंढ लो किस केस में, कोई दिक्कत, पक्का पक्का पक्का, ठीक है। एक वो वाला क्वेश्चन आता है पेपर में काफी, 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, तो 4 सेंटीमीटर क्या दे दिया तुम लोग को, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव, और फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर, तो मतलब एफ कितना दे दिया तुम्हें, प्लस का 24 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे दी, 4 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या गिवन है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या गिवन है, यू कितना गिवन है, माइनस का 16 सेंटीमीटर, क्या गिवन है, 16। फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। पोजीशन कैसे निकालोगे, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, ठीक है। फिर तुम लोग के पास v की वैल्यू आ जाएगी। अब तुम्हें हाइट ऑफ इमेज भी ढूंढनी है, क्योंकि साइज ऑफ इमेज बोला है, हाइट ऑफ इमेज को ढूंढनी है क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ना गिवन हो तो क्या ढूंढ के निकाल देते, मैग्निफिकेशन। तो तुम लोग फॉर्मूला फिर से क्या लगा दोगे, hi/ho इज इक्वल टू v/u। तुम्हें v ढूंढ लिया तुमने, u तुम्हें पता है, hi तुमने ढूंढा है, ho तुम्हें पता है, निकल जाएगा आंसर। तो ये वाले क्वेश्चन भी ऐसे आ सकते हैं।
तो ऑल इन ऑल तुम प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर घुमा घुमा के दिया हुआ है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल आ जाता है कि एक लेंस है, उसको मैंने हाफ कवर कर दिया तो कैसी इमेज बनेगी, कैसी बनेगी, ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है। वैसे भी आज तक जितने भी मैंने लाइटली क्वेश्चन कराए हैं, कोशिश करो उनको फटाफट से नजर मार कर जाना पेपर के लिए। 95% चांस है कि उनमें से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, जितना मैंने आज तक लाइट तुम्हें करवाए हैं, जितने मैंने न्यूमेरिकल्स आज तक कराए हैं या टेस्ट दिए हैं। मैंने कोशिश करके सारे प्रीवियस ईयर आपके कवर किए हैं, सारे एनसीईआरटी इन टेक्स्ट बैक एग्जाम्पलर कवर की है। कम से कम 2 बुक्स मैंने आपके साथ कवर की हैं। पहली आपके साथ सेल्फ स्टडी कवर की हुई है एवरग्रीन वाली, और एक दूसरी मैंने आपके साथ टुगेदर विद भी कवर की है। हमने सैम्पल पेपर्स भी देख लिए हैं, आप लोगों को दे दिए हम लोगों ने, टेस्ट भी आप लोगों ने दिए हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए हुए हैं उस पीडीएफ में से जो मुझे लगे कि रिक्वायर्ड है आपके लिए। तो आपको ऑल इन ऑल अगर अच्छा सा लाइट में स्कोर करना है तो आज तक के जितने लाइट के न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं आज की क्लास इंक्लूड करके, और साथ में जितने टेस्ट कराए हैं, उससे बाहर लाइट को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आपका लाइट ऑल इन ऑल सारा प्रिपेयर्ड है, ठीक है।